हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल केटी इकोनॉमिक्स पे। मैं आज आपको केबीएस 2023 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आगे करवाऊंगी, जिसका कि मैं 2 वीडियो करवा चुकी हूँ, जिसमें 25-25 क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। आज थर्ड वीडियो है उसका, केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स 2023 का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल पे, मैंने उसका प्लेलिस्ट बना दिया है आपकी सुविधा के लिए, और जाकर देखिए। तो ये जो मैं PYQ करवा रही हूँ केबीएस का, जो कि मैं 3 वीडियो करवा चुकी हूँ और अभी आगे भी करवा रही हूँ, तो ये पीजीटी का एक जो क्वेश्चन है वो बीपीएससी का जो पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत जल्द उसकी वैकेंसी आने वाली है, उसके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्लस आपको EMRS की जो जो एग्ज़ाम होने वाला है, मे बी नवंबर में हो, तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ कि जो भी पीजीटी के क्वेश्चन आप लोग करेंगे ना, तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको पता चलेगा कि पीजीटी के एग्ज़ामिनेशन में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आते हैं। तो डेफ़िनेटली आपको ये सारे क्वेश्चंस करने चाहिए। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। 311 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मतलब कौन सा इसमें से सही है। RBI चेंजेज द रेपो रेट एवरी मंथ टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यानी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति के नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक प्रति माह रेपो दर में बदलाव करती है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। बदलाव तो करती है बट प्रति महीने नहीं करती है। सेकंड है इसका, एनी चेंज इन द रेपो रेट बाय RBI इज अ सिग्नल टू बैंक्स टू रिवाइज देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट एंड लोन्स। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में जब चेंज किया जाता है, यानी बदलाव किया जाता है, तो वो एक सिग्नल होता है कि इशारा होता है कि अब बैंकों को जमा और ऋण पर ब्याज दर निर्धारण करना है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन सही है। ओनली बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 312 यानी 312, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी बाई RBI इज। जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, वो अगर मौद्रिक नीति में विस्तार करता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो पहला है, इट इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, यानी कि उधार लेने की लागत में वृद्धि होती है। अगर एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी भी लगाया जाता है, यानी कि मनी सप्लाई इंक्रीज भी की जाती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कैसा हमारा रेट है, तब हम उसका इंक्रीज करेंगे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग या और डिक्रीज करेंगे। तो पहला तो गलत है। सेकंड है, इट डिक्रीज द मनी सप्लाई, तो ये भी गलत है। थर्ड है, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज बाय कमर्शियल बैंक, यानी कि व्यावसायिक बैंकों द्वारा लेने वाली ब्याज दर पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ये भी गलत है। प्रभाव तो पड़ता है जब भी मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ाया या घटाया जाता है। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ये जब भी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति में विस्तार किया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो क्या होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि जो भी इसमें सही है उसको चुनिए। बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन 1969 एंड 1980, यानी कि भारत में 1959 और 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये तो सही है। सेकंड है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण से वित्तीय समग्रता को बढ़ावा मिला, यानी कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स डिड ब्रिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। दोनों ही सही है। बोथ आर राइट। नेक्स्ट है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उर्जित पटेल कमिटी इज करेक्ट, यानी कि उर्जित पटेल समिति के संबंध में इसमें से कौन सा सही है। तो फर्स्ट है, दिस कमिटी वाज अपॉइंटेड टू एग्जामाइन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, यानी कि इस समिति ने भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीति ढांचा के परीक्षण के लिए किया गया था, तो ये सही है। सेकंड है, the committee suggested to adopt the new CPI as nominal anchor for policy recommendation। हिंदी है इसका, इस समिति ने नए उपभोक्ता कीमत सूचकांक को नीति सिफारिशों हेतु नए नामित मान की अपनाने का सुझाव दिया था। थर्ड है, इस समिति ने सिफारिश की है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर को मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, तो इसमें थर्ड गलत है और बी, ए और बी जो है वो सही है, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई सिफारिश नहीं की थी कि चेयरमैन को, आरबीआई के चेयरमैन को मॉनेटरी पॉलिसी का आरबीआई के गवर्नर को मॉनेटरी पॉलिसी का चेयरमैन होना चाहिए या नहीं। तो 314 है उसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, नहीं है। तो बैंक डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन देयर CRR डिपॉजिट विथ आरबीआई, तो ये तो सही है कि जब भी आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक CRR रखते हैं तो उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेकंड है, ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ आरबीआई इज नथिंग बट सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट, यानी कि आरबीआई के खुले बाजार की प्रक्रियाएं और कुछ नहीं बल्कि खुले बाजार में सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय किया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये भी गलत, सॉरी ये भी सही है। और थर्ड है, कमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, यानी कि व्यावसायिक बैंकों को आरबीआई चलाती है, तो ये भी सही है। फोर्थ है, आरबीआई हैज नथिंग टू डू विथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री, देश के विदेशी मुद्रा भंडार से आरबीआई का कोई लेना देना नहीं होता। यही इसमें गलत है, क्योंकि आरबीआई ही उसको रिजर्व को, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसकी देखरेख करता है। इसमें नॉट करेक्ट पूछा था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट है, यह मुद्रास्फीति का एक समग्र मापक है, तो इन्फ्लेशन को मतलब कि ये मेजर करता है, मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, सही है। सेकेंड है, इट इज ड्राइव्ड एज अ रेशियो ऑफ जीडीपी एट अ करेंट प्राइस टू जीडीपी एट अ कांस्टेंट प्राइस, तो इसका सेकेंड भी सही है, इसका दोनों सही है। जो 316 है इसका बोथ ए एंड बी होगा। और जीडीपी जो डिफ्लेटर होता है उसको निकालते हैं, जैसे कि आपको हो जाएगा नॉमिनल और बट्टा हो जाएगा आपको रियल जीडीपी या रियल को ही कांस्टेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट नेशनल रूरल लाइवहुड मिशन, तो ये पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संबंध में इसमें से कौन सा सही है। तो पहला है, यह ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित एक गरीबी उन्मूलन परियोजना है। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखते हैं। इट इज पोवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये आपका सही है। सेकेंड है, द स्कीम वर्क्स थ्रू ऑर्गेनाइजिंग रूरल पुअर इनटू सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें क्या है कि गरीबों को जो है वो स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाता है और उनको स्वरोजगार के लिए बढ़ावा दिया जाता है, तो इसमें दोनों ही ऑप्शन सही हैं, मतलब ए एंड बी।
सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, मतलब इसमें से कौन सा सही है। द फेरा ऑफ 1973 इन इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय फेमा WEF जून 2000 बाय अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट, यानी कि फेरा को फेमा से 2000 में अटल बिहारी गवर्नमेंट के द्वारा बदल दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका सही है। सेकंड है दिस न्यू एक्ट डील विथ फॉरेन एक्सचेंज सिविल ऑफेंस, यह नया कानून विदेशी विनिमय सिविल जुर्म से संबंधित है। तो दोनों ही कथन सही है, बोथ एंड बी। नेक्स्ट है साख आधारित पूंजी सहायता योजना किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि द क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम इज रिलेटेड टू विच सेक्टर। तो ये हो जाएगा आपको MSME से, MSME से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं द थीम ऑफ द 12 5-year प्लान वाज, तो इसमें पूछ रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का थीम क्या था। तो आप सबको ये पता होगा कि फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ इसका थीम था। हिंदी में देखिए तीव्र सत्य सतत एवं अधिक समायोजित विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एक्सप्रेशन ऑफ नेशनल इनकम इज, इसमें से कौन सा राष्ट्रीय आय का उचित आपको प्रदर्शन है। ठीक है, 321 नंबर क्वेश्चन है। तो जब NNP एट मार्केट प्राइस को नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया जाता है, ठीक है, तब हमें प्राप्त होता है NNPFC, और यही हमारा नेशनल इनकम को दर्शाता है। यानी थर्ड में से जब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देंगे ना NIT को, तब हमारा NNPFC प्राप्त होगा और वो हमें नेशनल इनकम देता है। ठीक, हिंदी में देख लीजिए NNP बाजार या मूल्य में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो अभी पूछा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका GDP बराबर GNP माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये तो सही है। GDP को ऐसे निकालते हैं, GNP को निकालते हैं NNP प्लस डेप्रिसिएशन से, और चूँकि जब भी नेट से ग्रॉस पे जाना होता है तो उसमें ग्रॉस में हमेशा ही डेप्रिसिएशन होता है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि आपके पास एक मोबाइल है जो आपने न्यू लिया है, तो क्या होता है उस समय वो उसका फंक्शन बड़ा ही तेज़ काम करता है। ठीक है, वो धीरे धीरे जब आप यूज करने लगते हो 1 साल 2 साल होता है तो उसके फंक्शन स्लो हो जाते हैं, वो हैंग करने लगता है। तो डेप्रिसिएशन वही है कि वियर एंड टीयर, मतलब समय के साथ जो आपका वस्तु है उसकी वैल्यू जो है वो कम होने लग जाती है, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। थर्ड है NDP बराबर GNP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी सही है। फोर्थ है GDP को निकालते हैं NNP प्लस डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन तो होता है बट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यहाँ प्लस ना करके माइनस करेंगे तब हमारा निकलेगा, तो यही हमारा चौथा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं है। तो फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट्स, सेकेंड है प्रॉफिट ऑफ PSU, थर्ड है फी फाइन एंड पेनाल्टीज, फोर्थ है बोरोइंग। इसी तरह हिंदी में देखेंगे तो फर्स्ट है राज्य सरकारों से प्राप्त ऋण पर ब्याज, और सेकेंड है PSU से प्राप्त लाभ, और थर्ड है फीस जुर्माना एवं पेनाल्टी, और फोर्थ है ऋण। तो इसमें फोर्थ आंसर होगा, जो फोर्थ जो है वो आता है आपको
कैपिटल रिसिप्ट्स में, और बाकी सब जो है वो रिवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है। तो सर्विस सेक्टर हैज़ बीन द ड्राइवर ऑफ द हाई रेट ऑफ जीडीपी ग्रोथ इन इंडिया ड्यूरिंग पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, मतलब कि जो रिफॉर्म पीरियड है उसके बाद में जीडीपी वृद्धि दर सेवा क्षेत्र का अहम रहा है। ठीक है। सेकंड है कि सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन एम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन जीडीपी इन इंडिया इन लास्ट 2 डिकेड्स। तो जो सर्विस सेक्टर है उस वो यहाँ गलत होता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा रोज़गार नहीं देता है। सबसे ज़्यादा रोज़गार आपको देता है प्राइमरी सेक्टर, जो कि एग्रीकल्चर है, और इसमें दिया सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन जीडीपी, जबकि ये फर्स्ट कंट्रीब्यूटर है जीडीपी में। तो यहाँ केवल फर्स्ट होगा, फर्स्ट सही होगा, ए, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वाज इंस्टीट्यूटेड इन, यानी कि ग्रामीण संस्थागत ढांचा विकास फंड की स्थापना किस संस्था की योजना है। तो ये हो जाएगा आपको नाबार्ड की। फोर्थ, अगला है, कैपिटल रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डू नॉट इंक्लूड, यानी कि भारत सरकार की पूंजीगत प्राप्तियों में इसमें से क्या शामिल नहीं है। तो इसमें आपको बोरोइंग यानी कि ऋण है कैपिटल रिसिप्ट में, उसके बाद है रिकवरी ऑफ लोन, ऋण की रिकवरी भी इसमें शामिल है, और फोर्थ है पीएसयू से जो डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है वो भी, लेकिन इसमें इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन जो है वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट नहीं है। फर्स्ट। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन 327, इफ़ MPC इज 0.8 एंड टैक्स रेट इज 0.15 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। तो यहाँ मल्टीप्लायर का आपको वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर डायरेक्ट फार्मूलों पे बैठाते हैं तो हमारा टैक्स मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है -MPC बटा 1 - MPC। ठीक है, तो MPC की वैल्यू तो हम देख रहे हैं कि 0.8 दिया है, तो उसको बैठा देंगे -0.8 बटा 1 - 0.8। इसको आप नोट कर लेना, आगे मैं बढ़ रही हूँ। अब आ जाएगा आपको -0.8 बाई 0.2, तो 0 0 कट गया तो 4, तो यहाँ -4 जो हो जाएगा वो आपको टैक्स मल्टीप्लायर होगा। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, टैक्स मल्टीप्लायर जो होता है ना वो हमेशा ऐसे मल्टीप्लायर से एक कम होता है। तो जब आप डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे कि मल्टीप्लायर निकाल लेते हैं, तो 1/1 - MPC ये मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो गया। तो 1/1 - 0.8, तो ये हो जाएगा आपको 1/0.2, तो ये आपको 5 हो जाएगा। और जो कि टैक्स मल्टीप्लायर जो होता है वो हमेशा जनरल मल्टीप्लायर जो ऐसे होता है उससे कम होता है एक, तो 5 - 4 तो 5 - 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, और टैक्स मल्टीप्लायर हमेशा नेगेटिव होता है तो माइनस लगा देंगे, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द सेविंग फंक्शन बराबर S बराबर -50 + 0.25, ये वाई इनकम को सिंबल कर रहा है। इफ़ इन्वेस्टमेंट इन एन इकॉनमी इंक्रीज बाई ₹250 करोड़, तो नेशनल इनकम कितने। इसमें कह रहा है कि सेविंग फंक्शन जो है आपको दिया हुआ है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो 250 करोड़ से बढ़ जाता है तो आपके आय में कितने से वृद्धि होगी। ठीक है, ये आपसे पूछा है यहाँ पे। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ सॉल्व करके, उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन द इनकम बराबर 1/1 - MPC इंटू चेंज इन द इन्वेस्टमेंट। ये फार्मूला आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ती हूँ।
आगे आपको यहाँ दिया हुआ है ये सेविंग फंक्शन, तो जो 0.25y दिया है ना, ये MPS है। और हम जानते हैं कि MPS प्लस MPC बराबर होता है 1 के। तो MPS हमारा 0.25 है, और जब इसको 1 से माइनस करेंगे तो हमारा MPC कितना आ जाएगा? MPC आ जाएगा 0.75। अब हम उस फॉर्मूले में बैठाते हैं। हमको पता है कि हमारा MPC जो है वो 0.75 है, तो इसको 1/1 माइनस 0.75 इंटू चेंज कितना है इन्वेस्टमेंट में? 250 करोड़ का। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आगे हो जाएगा 1/0.25 इंटू 250। ठीक है। अब ये नीचे पॉइंट में है तो इसको चेंज करने के लिए ऊपर 100 कर देंगे, और 25 से 100 को काटेंगे तो 4 आएगा, और 25 चौका 100। ये 1000 आपका चेंज इन द इनकम हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा आपका आंसर, थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। $328। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 329। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट ऑफ अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी। ठीक है, उसमें है कि ये एक दिया हुआ अर्थव्यवस्था का सरकारी जो बजट है उसके आंकड़े दिए हुए हैं, और उसमें आपको फिस्कल डेफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा निकालना है। तो राजकोषीय घाटा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है वो आपको पता है? तो इसमें आप जानते हैं कि फिस्कल डेफिसिट बराबर होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग। इसमें बोरोइंग को ऐड नहीं करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है आपको, सबसे पहले तो आप टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर आपका हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा आपको, इसमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आपका दिया हुआ है उसको आप ऐड कर लेंगे। तो 1000 प्लस 200 बराबर ये 1200 हो जाएगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर, यहाँ दिया हुआ है। और सेकंड में आप निकालेंगे टोटल रिसिप्ट। तो टोटल रिसिप्ट के लिए आपको क्या करना है, इसमें आप करेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट और प्लस नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि इसमें बोरोइंग नहीं लेते हैं इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट बराबर 400 दिया है उसको नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा 700 प्लस 100 बराबर 800। अब आते हैं इसके फॉर्मूले। तो 1200 टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट कितना आया था? 800। तो 800 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 400। तो फिजिकल डेफिसिट हमारा हो जाएगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट डिमांड इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स अपॉन, यानी कि इन्वेस्टमेंट डिमांड अर्थव्यवस्था में निवेश मांग किस पर आधारित है? फर्स्ट है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बी है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, एंड सी है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हिंदी में देखें तो पहला है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, दूसरा है पूंजी की सीमांत कुशलता, और तीसरा है ब्याज की दर। तो आप देखें इसमें कौन सा होगा। मैं जब भी आपको क्वेश्चन समझाती हूँ ना तो आप खुद से भी सॉल्व किया करो, ताकि आपको ये आइडिया लगता रहेगा ना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है, इसमें बी और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू केन्स इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट ड्यू टू। केन्स के अनुसार अनैच्छिक बेरोजगारी किन कारणों से पाई जाती है? तो इसमें है कि समग्र मांग में कमी यानी कि डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड, और बी है डिफिशियंसी ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। तो केन्स केवल डिमांड की बात करते थे इसलिए इसमें
ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किसकी वजह से होता है? तो फर्स्ट है कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तब, यानी कि गवर्नमेंट का व्यय बढ़ेगा। बी है कि इंक्रीज इन वेज, और सी है इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ना तो उसमें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन नहीं आएगा, लागत जनित। जबकि जब वेज बढ़ेगा और जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, इस वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आएगा। तो इसमें बी और सी, बी और सी का मतलब है कि बी सी सही है, ये गलत है। A situation when a high rate of inflation occurs simultaneously with a high रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज, मतलब एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति भी बढ़ती है और बेरोजगारी भी बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो इसे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है? पहला है एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रेज जीएनपी, तो जब भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में वृद्धि होती है यानी व्यय में, तो हमारा जीएनपी बढ़ता है, ये सही है। मल्टीप्लायर डिटरमाइन द साइज ऑफ दिस इंक्रीज, तो गुणांक जो है वही डिटरमाइन करेगा, मतलब जितना ज़्यादा मल्टीप्लायर होगा उतना ज़्यादा हमारा जीएनपी बढ़ेगा, ये सही है। सेकेंड है एन इंक्रीज इन टैक्सेज इंक्रीज जीएनपी, कर में वृद्धि से जीएनपी बढ़ता है, ये गलत है। तो इसमें करेक्ट पूछा है तो ओनली ये आएगा। अब पूछ रहा है कि NFHS5 द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इन इंडिया हैज़ डिक्लाइन टू। इसमें पूछ रहा है कि NFHS5 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर घटकर कितना हो गया है? तो ये 25.2 हो गया है। आप ज़रूर NFHS5 को पढ़कर जाएं, किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं या नेट को दे रहे हैं या फिर PGT लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 336 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एज पर NFHS5 सेक्स रेशियो ऑफ हरियाणा हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम 836 यानी 836 टू 893। और सेकेंड है फॉर केरला ड्यूरिंग द सेम पीरियड इट हैज़ डिटोरिएट फ्रॉम 1047 टू 951। इसमें हिंदी में आप समझे तो कह रहा है कि NFHS5 के अनुसार हरियाणा में जो है वो लिंग अनुपात बढ़ गया है 836 से 893, जबकि केरल में घट गया है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। ये जब वो पढ़ेंगे ना आप तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब NFHS आप पढ़ेंगे, एक बार आप पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे ना, आपको 3-4 बार पढ़ने के बाद अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, मतलब हरित क्रांति के लिए इसमें से कौन सा सही है? तो फर्स्ट है इट इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि कृषि में प्रोडक्शन बढ़ा है, ये सही है। इट ऑल्सो इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इसने प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाया है, तो ये भी सही है। इट रिड्यूस रीजनल इनक्वालिटी, तो ये गलत है। तो यहाँ केवल ये भी सही होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी तो उसके बाद बढ़ गई है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद, क्योंकि ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का ज़्यादा इफेक्ट रहा है आपको हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ तो असमानता बढ़ी है ना, तो इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से पढ़िए और सही ऑप्शन को चुनिए। तो पहला है आपको कि share of agriculture in total employment in India has declined significantly between 1999 and 2000,
एंड 2017 to 18, यानी कि 1999 से ले एवं 2017-18 के बीच में जो कृषि से हमारा रोजगार मिलता था उसमें काफ़ी कमी हुई है, यानी कि अब हम प्राइमरी सेक्टर से टर्शियरी और सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट हुए हैं। तो ये बात सही है। दूसरा है कि महिला की श्रम बल में भागीदारी में 2011-12 से 17-18 के बीच तेजी से गिरावट आई है। फीमेल डिक्लाइन वेरी शार्पली बिटवीन LFR फीमेल 2011-12 to 2017-18। तो बोथ आर राइट। बिकॉज एग्रीकल्चर 70% था पहले, और अभी मतलब डिपेंडेंसी हमारी एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी कितना हो गया, ओनली 42%। और वैसे ही महिलाएं जो हैं वो 2011-12 में 31.2% महिलाएं काम करती थी, जबकि 17-18 में केवल 29% महिलाएं काम करती हैं। नेक्स्ट है, इन इंडिया द लास्ट ऑफिशियल एस्टिमेशन ऑफ पोवर्टी वाज डन बाय Rangarajan Committee in 2014 using the data of Consumption Expenditure Survey 2011-12. The poverty was estimated by this committee as, भारत में आधिकारिक रूप से गरीबी का औपचारिक आकलन 2014 में रंगराजन समिति ने किया। ठीक है, तो रंगराजन समिति के द्वारा जो आया था 11-12 के उपभोग सर्वे का, तो उसमें क्या परसेंटेज थी आंकड़ों का, गरीबी आकलन कितना किया गया था उसको आपको देखना है। तो 29.5 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान एक्चुअल ग्रोथ परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी वाज हायर देन द टारगेटेड ग्रोथ। मतलब इसमें पूछ रहा है किस पंचवर्षीय योजना में जितना हमारा लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा हमारा वृद्धि हुआ। तो ये फर्स्ट 5-year प्लान में हुआ था, जिस समय कि 2.7 रखा गया था और 3.6 हमने प्राप्त किया था। थैंक यू। आज मैं आपको इतने क्वेश्चन करवा रही हूँ, और बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या परेशानी हो रही है। थैंक यू।